हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो आज आप पढ़ेंगे 11th क्लास के अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, जो कि है विकास नीतियाँ और अनुभव। 1947 से लेकर के 1990 तक, 1947 से लेकर के 1990 तक विकास नीतियाँ क्या रही हैं और उसका क्या अनुभव रहा है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास का आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये पूरा लेक्चर हिंदी में रहने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, तो इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, और इसमें है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। ठीक है, अब देखो मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्यों पढ़ रही हूँ, इससे आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, या क्या मेन फोकस किस चीज़ पे होगा, ये मेन फोकस क्या होगा। ठीक, अगर इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो मतलब मेन सारांश क्या है उस टॉपिक का, इस चैप्टर का सारांश क्या है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। पहले पढ़ेंगे इसको। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा जो साम्राज्य है वो हमारा भारत देश है। अगर हमारा कोई राज्य अलग होता है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है, अगर कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर हम भारत को खो देते हैं तो हम अपने पूरे साम्राज्य को खो देते हैं, या फिर ये कह दीजिए भारत का सूर्यास्त हो जाएगा। इसको किसने कहा था? विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ने 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे, इन्होंने कहा था ऐसा। ठीक है, तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, परिचय पढ़ते हैं इस चैप्टर का। इसमें क्या है, भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। ठीक है, जो ये चैप्टर है इसके बारे में क्या है कि भारत का आर्थिक विकास क्या है। ठीक है, जो ये पुस्तक है, मतलब 11th क्लास का जो सिलेबस है या जो पुस्तक है उसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए विकास से अवगत कराना है। ठीक है, यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, अगर आज भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर आप जैसे अपनी एजुकेशन को लेकर के मान लीजिए आप कंपेयर करते हैं कि आपने कल क्या पढ़ा था, आज क्या किया, या फिर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपने उस चैप्टर में कल क्या पढ़ा था तो आप उससे कंपेयर करते हैं, आज आगे क्या पढ़ेंगे, या कल हमने ये सीखा आज हम ये सीखेंगे, कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है। तो इसलिए ये चैप्टर में भी अब अगर बात हो रही है आर्थिक की, मतलब अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो स्वतंत्रता से पूर्व जब हमें स्वतंत्रता मिली उससे पूर्व भारत की क्या अर्थव्यवस्था थी उसको लेकर के भी हम साथ में चलेंगे। पहले हम उसके बारे में जानेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम उन सब बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। ठीक है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है, भारत देश की जो अर्थव्यवस्था, उसकी जो वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। ठीक, इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले 200 वर्षों तक भारत किसके अधीन था? ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश का शासन था भारत देश पर। ठीक है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। ठीक है, देखो
ब्रिटिश सरकार के अधीन था भारत, और उनका जो ब्रिटिश सरकार थी उनका क्या मेन मतलब क्या मोटिव था, भारत को एज ए कच्चा माल, जैसे कि वो कच्चा माल इंडिया प्रोवाइड करता था, ठीक है, भारत से कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ पे उसको बनाते थे, उसके बाद ला करके इंडिया में वापस बेचते थे उसे, ठीक है। तो उनका बस ये था कि भारत एक मतलब कच्चा माल के रूप में, इंडिया को एक कच्चा माल के रूप में लेते थे वो, कि भारत अगर मतलब उनको स्रोत दे रहा उनको, ठीक है, उनको वो कच्चा माल प्रोवाइड कर रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका कच्चा माल जो है उनको भारत से मिलता था, सीमित रखना था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद कि पिछले 7 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो अब हमें उस चीज़ को भी समझना है कि स्वतंत्रता प्राप्त से 200 वर्षों पूर्व तक, मतलब जब ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश का शासन था, तो फिर उस टाइम पर भारत में क्या हुआ वो चीज़ें भी हमें देखना है, अगर हमें भारत की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से समझना है तो, ठीक है। अब ये औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक योजना, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, ओके। तो अंग्रेजी शासन के स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। जब अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई है भारत में, उससे पहले भारत की अपनी अर्थव्यवस्था थी, जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी भारत की थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी, ठीक है। जब भारत में मतलब अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई, उससे पहले भी भारत की अपनी अर्थव्यवस्था थी, जो कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी भारत की। जबकि ऐसा था कि जो जन सामान्य और आजीविका जो सरकार की आय थी, उसका मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। अभी भी भारत को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, ठीक है। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियां हो रही थी, मतलब फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में मतलब विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां भी हो रही थी। जैसे कि क्या क्या था, सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था, ठीक है। सूती और रेशमी वस्त्र, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था, ठीक है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था, जो मतलब आर्थिक संरचना थी, वो इस पे आधार थी कि मतलब सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और धातु आधारित जो चीज़ें बनती थी, बहुमूल्य जो मणिरत्न वगैरह थे, उससे आदि से जुड़ी जो शिल्पकलाएँ थी, वो भारत की जो शिल्पकलाएँ थी वो विश्व भर में विख्यात हो रही थी। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी, ठीक है। तो जो ये भारत की जो सूती वस्त्र थे, जो रेशमी वस्त्र थे, या धातु की जो वस्तुएं थी, या मड़ियों रत्नों से चीज़ें जो बनी हुई थी, उनकी जो विश्व स्तर पर जो था उसका मतलब मूल्यांकन बहुत ही ज़्यादा किया जाता था, उनको बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता था, ठीक है। अब हम इस बॉक्स को पहले पढ़ लेते हैं। बंगाल का सूती उद्योग, जो बंगाल का सूती उद्योग था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। ये नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। ढाका की मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। ये बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे, ठीक है। तो जो बंगाल का सूती उद्योग था, बंगाल का जो विशेषकर बांग्लादेश की जो अभी बंगाल जो कि अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश जो कहते हैं, ठीक है, उसकी जो राजधानी है ढाका, ठीक है। तो उसका जो केंद्र था, मतलब मुख्य बिंदु जो था वो क्या था, ढाका था, ठीक है। तो वहाँ का जो मलमल का कपड़ा था वो बहुत ही बारीक कपड़ा होता था, ठीक है। और इसको शाही मलमल या मलमल खास कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसको शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे, इसलिए इसको शाही मलमल या मलमल खास कहा जाता था, ठीक है।
औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के मूल रूप को बदल डाला। ठीक है, औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। ठीक है, देखो जो औपनिवेशिक शासक थे उनके द्वारा जो नीतियां रची गई, जैसे ब्रिटेन का शासन था देश में, तो उनके द्वारा जो रची गई नीति उसमें भारत के विकास से लेना देना नहीं था उनका, लेकिन उनका ये था कि उनके देश का विकास हो। ठीक है, उनके देश का आर्थिक हित कैसे हो सकता है, उनका संरक्षण और संवर्धन कैसे हो सकता है, उनका ये मुख्य ध्येय था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। ठीक है, अब इनकी जो नीतियां थी, देखो कोई अगर जन कल्याण के लिए कुछ करता है तो उसका अलग मकसद होता है, उसका अलग आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ सेल्फ के लिए कुछ कर रहा है, अपने लिए कुछ कर रहा है, तो आपको उसका अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब जिसका शासक था जो यहाँ का जिसका शासन था, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन का था, वो अगर अपने देश हित के लिए कुछ कर रहा है तो उसका अलग आपको दिखाई देगा, कुछ मतलब उसके क्या प्रोज कॉन्स होते हैं। ठीक है, वो आपको अलग दिखाई देगा। अगर वो हमारे देश के लिए, अगर भारत के लिए कि हमारे भारत का वृद्धि विकास हो, उसके लिए पहली बात तो कोई करेगा नहीं। अलग देश आकर के भारत के वृद्धि विकास के बारे में क्यों सोचेगा, वो अपने हित के बारे में सोचेगा और अपने ही हित के बारे में उन्होंने सोचा। ठीक है, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था का मूल स्वरूप था उसको बदल डाला, एकदम पूर्ण रूप से वो बदल गया। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां से के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। ठीक है, अब इंग्लैंड को भारत कच्चा माल, जो यहाँ के कच्चे माल थे, मान लीजिए सूती वस्त्र बनते हैं तो उसके लिए कपास की ज़रूरत है अगर, ठीक है, तो उसको वो जो कपास है जो मतलब उसका कच्चा माल है, ठीक है, जिससे हम बनाते हैं, ठीक, तो उस चीज़ को भारत निर्यात करने लगा, इंग्लैंड भारत से आयात करने लगा, और वहाँ से जो बन जाता था वो चीज़ों को तो भारत आयात करने लगा उस चीज़ को, भारत में उस चीज़ को वहाँ से बना करके वापस भारत में लाया जाता था उसे तो बस भारत इसी चीज़ में रह गया कि वो इंग्लैंड को अपना सामान बेच रहा है कच्चा माल और वहाँ से बनी बनाई चीज़ों को वो आयात कर रहा है, उनसे कहीं बहुत ही ज़्यादा उसको मूल्य दे करके। ठीक है, स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, स्वाभाविक है ये चीज़ें, सही बात है कि औपनिवेशिक शासक जो थे उनको आपके राष्ट्र की प्रति व्यक्ति की क्या आय है या फिर आपके राष्ट्र में क्या चल रहा है, आप खा रहे हो, जी रहे हो, क्या कर रहे हो, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। उनको बस कच्चा माल मिलना चाहिए, उनके सामान वापस आपको अगर ज़रूरत है तो लेना ही पड़ेगा। जब आपकी जो सूती उद्योग थे उन्हें नष्ट कर दिया जा रहा है, वो नष्ट हो जा रहे हैं, ठीक, तो उससे क्या होगा, आपको कपड़े पहनने की तो ज़रूरत है ही है, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। ओके, कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए पर उनके अनुमानों से में बहुत विसंगतियों और आपसी मतभेद भी रहे हैं। ठीक है, तो जो औपनिवेशिक शासक थे उन्होंने भारत की मतलब जो प्रति व्यक्ति आय थी उसका कोई आकलन करना जरूरी नहीं समझा। कुछ लोगों ने निजी तौर पर मतलब अपने तौर पर उसको आकलन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत ही सारी विसंगतियां थी, मतलब कुछ सही था कुछ गलत था, या होता ना कि एक सामाजिक स्तर पर कोई सोच होना, एक प्रति व्यक्ति कोई सोच होना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, भी रहे हैं। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर BKRV राव तथा RC देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो औपनिवेशिक काल था मतलब औपनिवेशिक शासन का काल जो था, उस समय का जो अनुमान डॉक्टर राव लगाते हैं उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में कि उस टाइम पे खेती की क्या भूमिका रही है। देखो ये तो सूती उद्योग के बारे में था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा।
ठीक है, जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था उस समय पे भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। ठीक है, अब इसका बॉक्स 1.2 पढ़ लेते हैं पहले। इसमें पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि, इसमें बॉक्स में हम पढ़ेंगे पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि, जब ब्रिटिश शासन नहीं था उससे पहले खेती कैसी थी भारत में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में भारत आए थे जब फ्रांसीसी यात्री वर्नियर जब भारत आए थे 17वीं शताब्दी में, तो उन्होंने उस टाइम पे बंगाल की क्या स्थिति थी उसके बारे में इस प्रकार वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहीत जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गियां, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सुअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियां प्रचुरता में उपलब्ध हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रमपूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। ठीक है, ये फ्रांसीसी यात्री जो वर्नियर थे ये उनके शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद है 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए। ये तो मतलब है कि 17वीं शताब्दी में अपने देश की जो कृषि समृद्धि थी उसके बारे में लिखिए। लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए उस समय की कृषि की गतिहीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए। देखो, अब 17वीं शताब्दी में कृषि की क्या स्थिति थी जब वर्नियर आए थे, फ्रांसीसी यात्री वर्नियर भारत आए थे, तो उन्होंने बताया ये कि यहाँ की स्थिति ऐसी थी। ठीक है, और उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे आगे 200 वर्षों तक जब ब्रिटिश शासनकाल भारत में रहा उसके बाद कृषि की क्या हालत हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके तुलना करेंगे कि पहले क्या था बाद में उसका क्या हुआ। ठीक है, मतलब कि कृषि की क्या स्थिति पहले थी और बाद में उस कृषि की स्थिति पे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, गतिहीनता है मतलब कि उसकी वृद्धि विकास में रुकावट ही हुई है, गतिहीनता ही हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। ठीक है, 85% लोग मतलब 85% लोग खेती कर रहे हैं, उसके बाद भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय है ये खेती करके उनकी रोजी रोटी मतलब उनका जो आय का स्रोत है वो कृषि है। देश के 85% जनता खेती कर रही है, लेकिन मतलब जैसे कि देश में अगर 100 लोग हैं तो 85 लोग, नॉट 100 लोग नहीं है, एक नॉर्मली एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर 100 लोग हैं मतलब 100 लोग हैं तो उसमें से 85 लोग सिर्फ खेती कर रहे हैं। उसके मतलब कि जो ज़्यादातर जो आपका जनमानस है वो खेती की तरफ आकर्षित है या खेती ही कर रहा है, या ये कह लो कि उनको किसी उसी चीज़ को करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि उनके पास और कोई स्रोत नहीं है आय का। फिर भी जो कृषि की स्थिति थी वो मतलब उसमें विकास नहीं हो रहा था, उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, गतिहीन विकास ही था, उसमें कोई विकास नगण्य था विकास। ठीक है, यही नहीं अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास व गिरावट भी अनुभव की गई। ठीक है, देखो विकास तो हो नहीं रहा था, उल्टा ये देखने को मिल रहा था कि अगर मान लो पहले एक क्विंटल गेहूं निकल रहा है 1 बीघे से, तो अभी उससे कम ही निकल रहा है। एक ही एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ हमें उसके पूर्ण मतलब पहले क्या स्थिति थी उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद उसमें गिरावट ही हुई कि अगर मान लो 1 बीघे से 1 क्विंटल गेहूँ निकल रहा था तो उसमें 1 क्विंटल भी नहीं, उससे भी कम गेहूं की पैदावार हो रही है। ठीक है, भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। ठीक है,
जो औपनिवेशिक शासन द्वारा भू व्यवस्था प्रणालियाँ लागू की, उनकी कृषि की गतिहीनता का मुख्य कारण यही माना जा रहा है कि उन्होंने जो प्रणालियाँ लागू की कृषि के विकास के लिए वो उल्टा पड़ गई। मतलब उसमें वृद्धि विकास तो हुआ नहीं, बल्कि और उसका डिग्रेड होती गई खेती। ठीक है। आज की समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा को अनदेखी कर उनसे अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। जो उसमें क्या था कि जमींदारी प्रथा लागू कर दी गई। ठीक है। तो उसमें जो जमींदार थे उनका बस ये था कि कृषि खेती में क्या उत्पन्न हो रहा है उससे नहीं मतलब है उन्हें। आपने लगान मूवी देखी होगी, उसमें भी ये लगान के बारे में है, जो लगान किसानों से वसूला जाता था। कृषि में उत्पादकता क्या है उससे उन्हें मतलब नहीं, उनको बस इतना चाहिए तो चाहिए। ठीक है। तो जो जमींदार थे उनका बस ध्यान इसी पे था कि उनको कितना ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से वसूलना है, उत्पादन कैसे होगा उस पर किसी का ध्यान नहीं था। ठीक है। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। ठीक। तो इसलिए जो कृषक वर्ग था, जो किसान, जो खेती करने वाले जो कृषक वर्ग था, जो किसान थे, उनको मतलब नित्यांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलना। अभी जैसे खेती में मान लो 1 क्विंटल गेहूँ उत्पादन हो रहा है। ठीक है। किसान पूरा 4-5 महीने लगते हैं गेहूँ के उत्पादन में पूरा, और वो पूरा टाइम दे करके उसमें अपना पूरा मतलब शारीरिक मेहनत अपना, उसमें जो भी उसके पास लागत लगाना है, उसमें बीज डालने हैं। ठीक। तो उन सबको खर्च करने के बाद अगर उसे किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, अपना श्रम बर्बाद कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा तो उसकी सामाजिक दुर्दशा ही होगी, उसको सामाजिक तनाव ही होगा। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको उससे कुछ लाभ नहीं है। ठीक है। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थीं। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। ठीक। अब देखो, जो जमींदार थे वो भी बेचारे परेशानी में ही थे, उनके ऊपर भी क्या था, शासन था किसी का। तो जमींदार भी क्या था कि उनको भी क्या जमा करना होता था, उनको भी एक निश्चित टाइम दिया जाता था कि आपको इस टाइम तक इतना राशन देना है। तो वो क्या करेंगे, इंसान क्या करता है, हमेशा आप कभी भी देखेंगे इंसान की एक वो होती है कि वो हमेशा अपने से नीचे वाले से भिड़ता है, अपने से नीचे वाले को ही दबाने की कोशिश करता है। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, अभी भी है, हमेशा रहेगा ये चीज़ें। कभी वो अपने से ऊपर वाले से वो विरोध नहीं कर पाता है, हमेशा अपने से नीचे वाले को दबाएगा, उसी से वो लड़ना चाहेगा, उसी को मतलब उसी पे प्रेशर डालेगा। ठीक। तो जमींदार, जब जमींदारों पे प्रेशर पड़ता था, जमींदार किसानों पे प्रेशर डालते थे कि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अनाज दें उन्हें, क्योंकि ज़मींदार को भी अपने पास रखना होता था। तो मतलब कुल मिला के क्या था, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसको थी, किसानों की थी। ठीक है। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है। देखो, मतलब क्या था कि जो पहले सिंचाई की सुविधा थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अभाव था, उनका कोई सुविधा ही थी नहीं। अगर आपको याद हो, अभी तो आप 11th क्लास में है तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन अगर आप अपने पिताजी से या अगर आपके घर में आपके बाबा जी हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पहले खेतों की सिंचाई कैसे की जाती थी, तालाब से पानी ला करके। ठीक है। या नदी से। ठीक। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अभी तो जगह जगह ट्यूबवेल हैं, या अभी मतलब मिल जाते सिंचाई के लिए, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। पहले ये सारी व्यवस्था नहीं थी, पानी बहुत दूर से ला करके उसको सिंचाई खेतों की सिंचाई करना पड़ता था। तो बहुत ही ज़्यादा सिंचाई की जो सुविधा थी उनका बहुत ही अभाव था। अभी क्या है, देखो, जो मतलब उर्वरक हैं, खाद हैं, वो मिलती हैं। ठीक है। पहले उर्वरक का भी नगण्य प्रयोग किया जाता था, पहले उर्वरकों का प्रयोग किया ही नहीं जाता था। तो उसकी जो कृषि की उत्पादकता का स्तर था बहुत ही निम्न, बहुत ही नीचे था उससे। और ये सारी चीज़ें, उर्वरकों का ना होना, ठीक, और क्या कहते हैं, सिंचाई की व्यवस्था ना होना, तो कृषि की उत्पादकता का जो निम्न स्तर था, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती थी, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता था उसकी उत्पादकता।
किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था के कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा। ठीक है, कुछ जो कृषक वर्ग था वो अपने खाद्यान्न की फसलों को छोड़ करके, जैसे खाने की जो योग्य फसलें होती, गेहूँ, चना, सरसों, ठीक है, या फिर धान हो गया, ये सारी चीज़ों को छोड़ करके वो वाणिज्यिक फसलों की तरफ मूव ऑन किए, उनको उगाना प्रारंभ किए। लेकिन उनको भी ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं हो पाता। जो भारत के किसान थे उससे भारत के किसानों को फ़ायदा नहीं होता था। वो सारे जो वो मतलब उत्पादन होता था, सारा माल जो होता था, कच्चा माल जो होता था, वो चला जाता था इंग्लैंड। ठीक है, तो भारत को कोई मतलब विशेष फ़ायदा नहीं होता था। ठीक है, तो जो काश्तकार के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि के निवेश के लिए ना ही संसाधन था, उनके पास कोई संसाधन नहीं था जिससे उनका उसमें मन लगा रहे या उनको उत्पादन करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति बढ़े, ना कोई तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। ठीक, कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। ठीक है, देखो अभी इससे पहले हमने पढ़ा कृषि क्षेत्र के बारे में, तो इसमें क्या आपने पढ़ा कि जो कृषि की आर्थिक व्यवस्था थी, जो मतलब जो कृषि थी, जैसा कि 17वीं शताब्दी में खेती थी, ठीक है, उसके बाद जब इंग्लैंड का शासन मतलब ब्रिटेन का शासन हमारे पास, जब औपनिवेशक का शासन हमारे देश में लगा, उसके बाद जो कृषि की व्यवस्था थी उसमें क्या हुआ कि वो लगातार वो घटती ही गई, उसमें उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो मतलब उनके पास, किसानों के पास कोई प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि मान लो अगर उगा भी रहे हैं तो उसको ज़मींदारों द्वारा उनसे छीन लिया जा रहा है। उसके बाद ज़मींदार से मतलब जो औपनिवेशिक शासक थे ज़मींदारों से वो ले लेते थे, तो किसानों के पास कोई मेन मोटिव नहीं था, उनके पास प्रेरणा नहीं थी कि वो खेती करें तो क्यों करें। ठीक है, और ना ही संसाधन थे पूर्ण रूप से, ठीक, कि क्या कहते हैं, ना सिंचाई की व्यवस्था, ना उर्वरक की व्यवस्था, तो उससे जो उत्पादकता थी वो बहुत ही ज़्यादा कम होती गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। कृषि की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। जो एक मतलब औद्योगिक आधार का विकास भी भारत में नहीं, पर सुदृढ़ मतलब अच्छी तरीके से उसका विकास, औद्योगिक आधार का विकास भारत में नहीं हो पाया। ठीक है, देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। जो भारत देश के, अभी आपने पढ़ा कि बंगाल का जैसे सूती उद्योग था, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध था, जिसे शाही मलमल कहा गया, ठीक है, या मलमल खास कहा गया। तो ये मतलब ये तो एक वो था, एक सिंगल चीज़ हुई। ऐसी जो भारत मतलब जो भारत देश की जो शिल्प कलाएँ थी, जिनका विश्व में प्रसिद्ध थी, जिनका पूरे विश्व में नाम था, जो चर्चा का स्रोत थी कि भारत देश में ये चीज़ें यूनिक हैं, ठीक है, उनका पतन हो रहा था। किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। ठीक है, और ये भी नहीं हुआ, एक तो उनका पतन हो रहा था और दूसरे ये भी नहीं हुआ कि कोई औद्योगिक मतलब कोई आधुनिक चीज़ें भी बन रही हैं, कोई आधुनिक चीज़ें भी बनाई जा रही हैं। ठीक है, भारत के इस औद्योगिकीकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। ठीक है, भारत में जो मतलब आधुनिक उद्योग थे, उनमें जो विकसित होता था, जो भी प्रोडक्ट बनता था, उसके लिए कच्चा माल मतलब भारत से निर्यात किया जाए। उसका भारत को क्या बनाना चाहते थे? निर्यातक देश है, कि भारत से सिर्फ निर्यात किया जाए, कच्चे माल को वहाँ पे भेज दिया जाए। ठीक है, वो भी कच्चे माल को भेज दिया जाए।
दूसरे वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये चीज़ें मतलब काफ़ी मात्रा में है, यहाँ की चीज़ें खास हैं, तो वो भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे कि एक विशाल मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत से ये चीज़ें निर्यात की जाएं इंग्लैंड को। ठीक है, इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसी आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया जाता था। अब देखो क्या हुआ कि जब कच्चा माल जो भारत का था वो निर्यात किया जाने लगा इंग्लैंड को। ठीक है, और अब जब भारत में कोई चीज़ें बन ही नहीं रही हैं, मतलब यहाँ पे उसका निर्माण ही नहीं किया जा रहा है, तो ज़रूरत की, अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमारे देश में उसका निर्माण नहीं हो रहा है, तो हमें दूसरे देशों से आयात करना ही पड़ेगा। और हम उसके लिए बाध्य हो गए कि हमें वो चीज़ें इंग्लैंड से आयात करना पड़ा। ठीक है, जो कि सस्ते निर्मित उत्पादों से लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी हो रही थी। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी। जो सूती कपड़ा मिलें थी पहले, मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन का शासन होने से पहले जो सूती की मिलें थी वो भारतीयों द्वारा ही लगाई गई थी, और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज की महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को ही दिया जा सकता है। ये उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। ठीक है, जो टिस्को कंपनी है, ठीक है, टिस्को कंपनी है टाटा आयरन स्टील कंपनी, उसकी स्थापना 1907 में हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही बना रहा। ठीक है, पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं? पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। ठीक है, यही नहीं, नौ औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू या देशीय उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत ही कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी ये थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। ठीक है, उसके बाद है विदेशी व्यापार। ठीक, अब देखो जो भारत में मतलब अब हम क्या पढ़ रहे हैं, औद्योगिकीकरण, भारत का औद्योगिकीकरण कैसे रहा। ठीक है, तो यहाँ का जो कच्चा माल था वो तो विदेशों में जाने लगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ की जो स्थिति थी कि यहाँ पे कुछ कंपनियाँ, तो 1907 में, जैसे टिस्को कंपनी है, टाटा स्टील कंपनी, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी भारत में। ठीक, ऐसे ही कुछ चीज़ें भारत में स्थापित की गई थी, लेकिन उससे जो मतलब सकल जो देशीय उत्पाद या मतलब भारत के लोग जो हैं उनका प्रॉफिट उससे कुछ खास नहीं हो रहा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, विदेशी व्यापार के बारे में। विदेशी व्यापार कैसा था। ठीक, प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन
व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, देखो जो प्राचीन समय में भारत की व्यापारिक मतलब स्थिति थी वो बहुत मतलब प्राचीन समय भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, लेकिन जो औपनिवेशिक सरकार थी उसके द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रबंधकारी नीतियां थी, उसका भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और स्वरूप और उसके आकार पर बहुत ही प्रतिकूल मतलब उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। ठीक है, साथ ही ये सूती, रेशमी, ऊनी वस्तुओं जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। ठीक, व्यापारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत को जो आयात निर्यात था, भारत के जो मतलब यहाँ के जो कच्चे माल तो इंग्लैंड जाते थे, वहाँ की जो बनी हुई चीज़ें थी, जो हल्की सस्ती चीज़ें बनी हुई थी, वो भारत उसको आयात करने पर मजबूर हो गया, वहाँ से वो आयात करता था। तो इंग्लैंड ने एक क्या बना लिया, भारत को एक निर्यातक का स्रोत बन गया इंग्लैंड के लिए, मतलब वो भारत से आयात करता था चीज़ें और भारत को आयात करना पड़ता था वहाँ की बनी हुई चीज़ें। ठीक है, भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा, शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से होने दिया जाता था। सुएज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रक और भी सख्त हो गया। ठीक है, जो सुएज नहर का व्यापार था उसके खुलने के बाद तो जो अंग्रेजी नियंत्रक था भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रक और भी सख्त हो गया। इसको बॉक्स 1.3 ये है, पढ़ते हैं। ये रहा सुएज नहर के माध्यम से व्यापार। ठीक, सुएज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में सुएज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग था। इसको बनाया गया था। ये भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सैयद को लाल सागर की एक शाखा सुएज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर में से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया है। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। सुएज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। आज भी जो सुएज नहर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग माना जाता है। वर्ष 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। ठीक है, जब ये सुएज नहर खुल गई तो भारत के मतलब भारत तक पहुंचना बहुत ही आसान हो गया और देशों का। ठीक है, ये देखिए है लाल सागर। ठीक, ये है सुएज नहर, ये जो कि लाल अरब सागर से कनेक्ट होता है। ठीक है, देखो विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। ठीक है, देश की आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये हुआ कि जो ये सुएज नहर खुल गई उससे भी भारत को मतलब कोई इसका आर्थिक लाभ भारत को नहीं हो पाया। अब ये जो जननांकीय परिस्थिति है इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा और आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा लगता है थोड़ा सा अगर वीडियो लाइक होता है तो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये अब डेली सुबह 7 बजे लेक्चर डेली आएंगे तो आप इसको सुबह 7 बजे आकर के देख सकते हैं। आप कभी भी उसके बाद कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप तुरंत देख लेते हैं, देखो जब भी लेक्चर आता है अगर तभी देख लेते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी एक तो आदत बन जाएगी कि हाँ अभी भी मतलब
टाइम आपका स्केड्यूल बन जाएगा कि हाँ उस टाइम पे लेक्चर आया, आपने देख लिया, आपने पढ़ लिया, आपको चीज़ें समझ आ गई। अगर आपके कोई डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।